आज की क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए पार्ट फर्स्ट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें आने वाले अति लघुतरात्मक प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला अध्याय है परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण। तो इस अध्याय से संबंधित हम जो अति लघुतात्मक प्रश्न है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक दृष्टिकोण के किन्हीं 4 विद्वानों के नाम लिखिए। तो आधुनिक दृष्टिकोण के 4 विद्वान हैं ग्राहम वालास, एफ बेंटले, केटलिन और लासवेल। तो विद्यार्थियों, 2 दृष्टिकोण हैं, एक परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। तो आधुनिक दृष्टिकोण के ये 4 विद्वान हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो 2 विशेषताएं हैं वैज्ञानिकता, मूल्य मुक्त अध्ययन, अंतः अनुशासन अध्ययन पर बल, शक्ति के अध्ययन पर बल। तो आधुनिक दृष्टिकोण की 2 विशेषताएं इस प्रश्न में पूछी गई हैं, लेकिन हमने 4 का यहाँ पर जिक्र किया है ताकि परीक्षा में हो सकता है 4 विशेषताएं भी पूछ लें। तो एक तो इसमें वैज्ञानिकता को महत्व दिया जाता है, मूल्य मुक्त अध्ययन है, यानी कि जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत मूल्यों को महत्व दिया गया है, यहाँ पर मूल्यों से हटकर भी इसमें अध्ययन किया जाता है। अंतः अनुशासन अध्ययन पर बल, इसका मतलब ये है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल राजनीति नहीं बल्कि राजनीति के जो अन्य पक्ष हैं उनका अध्ययन भी इसमें किया जाता है, जैसे भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, यानी इन जो भी मानव के या राजनीति के जो विभिन्न पक्ष हैं जो राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं उनका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। इसका मतलब होता है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल। और अगला है शक्ति के अध्ययन पर बल। जैसा कि केटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है, तो इसमें शक्ति के अध्ययन राजनीति विज्ञान को एक पावर या शक्ति के रूप में इसमें अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा दीजिए। यानी राजनीति विज्ञान की क्या परिभाषा है? तो राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार और अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष, यानी प्रमुख पक्ष तो कौन सा है? राजनीतिक पक्ष। और राजनीतिक पक्ष से जीवन के यानी इस पक्ष, कौन सा पक्ष? राजनीतिक पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार और अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की गार्नर के द्वारा दी गई परिभाषा दीजिए। यानी राजनीति विज्ञान की जो राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख विद्वान है, विचारक है गार्नर, उन्होंने राजनीति विज्ञान की क्या परिभाषा दी? तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गार्नर का। तो गार्नर ने परिभाषा दी राजनीति विज्ञान की, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। अगला है, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण क्या है? तो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण वह है जो व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित था। यह दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं के संस्थागत ढांचे पर अधिक जोर देता है। तो विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत 2 दृष्टिकोण हैं, एक है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। तो परंपरागत दृष्टिकोण यानी जो व्यवहारवादी क्रांति जो जिसका प्रतिपादन डेविड ईस्टन था, उससे पहले जो अवधारणा प्रचलित थी वो परंपरागत दृष्टिकोण माना जाता है। और यह दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं के संस्थागत ढांचे पर अधिक जोर देता है। यानी यह वो किस तरह से राजनीतिक संस्थाएं, यानी इसका जो अध्ययन है यह केवल राजनीतिक संस्थाओं के ही इर्द गिर्द घूमता है, यानी जो संस्थागत ढांचा है उसके ऊपर अधिक जोर देता है। यह व्यवहारिकता पर जोर नहीं देता है परंपरागत दृष्टिकोण, बल्कि राजनीतिक संस्थाओं के केवल संस्थागत ढांचे पर जोर देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है यह राज्य और सरकार केवल यहीं तक ही सीमित है, यानी यह राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे पर ही अधिक जोर देता है, व्यवहारिकता से ये दूर रहता है।
राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो दो विशेषताएं हैं। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक संस्थाओं के बारे में कोई कल्पना पहले मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप से दिया जाता है। यानी परंपरागत दृष्टिकोण में क्या करते हैं, पहले तो जो राजनीतिक संस्थाएं जैसे राज्य है, सरकार है, उसके बारे में जो इसके विचारक हैं वो पहले तो अपने मस्तिष्क में कल्पना करते हैं कि ये जो संस्था है वो ऐसी होनी चाहिए, और फिर उस कल्पना को वो व्यवहारिकता में उसको रूप देने का प्रयास करते हैं। कहने मतलब कि ये वास्तविकता से थोड़ा हट करके, यानी पहले वो कल्पना करते हैं और जैसी कल्पना करते हैं वैसी ही वो संस्थाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास करते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण उपदेशात्मक है, यह मूल्यों और नैतिकता पर अधिक बल देता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण ये व्यवहारिकता से दूर रहता है, यानी यह केवल आदर्शात्मक है, यह केवल उपदेशात्मक है। यानी कहने मतलब कि ये ऐसी बातों पर बल देता है कि जैसे मतलब ये कल्पनाओं पर आधारित होती है, तो यह मूल्य और नैतिकता के ऊपर अधिक बल देता है। आधुनिक दृष्टिकोण का अर्थ लिखिए। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं, शक्ति राज्य व्यवस्था और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करता है। तो यह वास्तव में आधुनिक दृष्टिकोण है, व्यवहारिकता को अपनाने पर बल देता है। यानी ये जो मानवीय क्रियाएं हैं, राज्य व्यवस्था को एक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है और निर्णय प्रक्रिया का यह अध्ययन करता है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। यानी प्राचीन जो यूनान के अंतर्गत जो नगर राज्यों के अंदर जो शासन व्यवस्था थी उसको ही राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मतलब पॉलिटिक्स है, उसकी शुरुआत है वो वहीं से होती है। तो पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अंतर्गत जो नगर राज्य हैं उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। परंपरागत दृष्टिकोण के किन्हीं चार विद्वानों के नाम लिखिए। पहले हमने ऊपर आधुनिक दृष्टिकोण के चार विद्वानों के नाम जाने थे। अब ये परंपरागत दृष्टिकोण के चार विद्वान कौन कौन से हैं? तो प्लेटो का शिष्य अरस्तु, ग्रीन और बेंथम, ये चार प्रमुख विचारक हैं परंपरागत दृष्टिकोण के। अगला है प्रश्न, राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में चार तर्क दीजिए। यानी हम कैसे कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान है उसको एक विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो इसके पक्ष में चार तर्क दीजिए। पहली बात है कि जिस तरह से विज्ञान के अंतर्गत एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान होता है, वैसे ही राजनीति विज्ञान में भी क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान होता है। तो राजनीति विज्ञान में क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान पाया जाता है, सर्वमान्य तथ्य पाए जाते हैं। कहने मतलब कि कई बार ऐसे तथ्य राजनीति विज्ञान पाए जाते हैं जिसके आधार पर मतलब वो तथ्य ना वो राजनीति विज्ञान में खोजे जा सकते हैं। यानी कहने मतलब कि हर व्यक्ति या समाज है वो उन तथ्यों को स्वीकार करे, ऐसे श्रवण तथ्य राजनीति विज्ञान में भी पाए जाते हैं। तो तीसरा है कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध पाया जाता है। यानी कोई भी काम होता है उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इन दोनों में पारस्परिक संबंध पाया जा सकता है। जैसे जिस प्रकार से विज्ञान में हर एक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है, वैसे राजनीति विज्ञान में कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध पाया जा सकता है। और पर्यवेक्षण और परीक्षण संभव है। राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण और परीक्षण किया जा सकता है। कहने मतलब कि विज्ञान की तरह पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण और परीक्षण संभव हो सकते हैं। तो ये राजनीति विज्ञान का विज्ञान मानने के पक्ष में चार तर्क। पॉलिटिक्स ग्रंथ किसने लिखा? तो पॉलिटिक्स ग्रंथ है ये अरस्तु ने लिखा था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉलिटिक्स ग्रंथ है ये अरस्तु ने लिखा था। आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का अर्थ बताइए। तो विद्यार्थियों पहली बात तो ये अध्ययन पद्धति है, दो होती है, एक आगमनात्मक एक निगमनात्मक। तो आगमनात्मक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत अनेक घटनाओं तथ्यों के निरीक्षण, परीक्षण तथा विश्लेषण के बाद सामान्य निष्कर्ष नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। यानी आगमनात्मक पद्धति में होता क्या है, इसमें पहले जो भी घटनाएं हैं, जो भी तथ्य हैं, जो भी आंकड़े हैं, उनका पहले निरीक्षण होता है, फिर उनकी जांच होती है। पूरा विश्लेषण होने के बाद में ही सामान्य निष्कर्ष और जो नियम है उनका प्रतिपादन किया जाता है। तो जो निगमनात्मक होती है वो उसमें इससे विपरीत होता है। तो आगमनात्मक अध्ययन पद्धति में जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो घटनाएं हैं, जो तथ्य हैं, उनका पहले निरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण होने के बाद में ही नियम तैयार किए जाते हैं। वो होती है आगमनात्मक पद्धति।
प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किस प्रकार के राज्य का वर्णन किया है और उसने किस पद्धति का सहारा लिया है? तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का वर्णन किया है उसने, यानी राज्य को एक आदर्श माना है, एक अच्छाई के रूप में स्वीकार किया है और उसने निगमनात्मक पद्धति का सहारा लिया है। तो जैसा कि विद्यार्थियों मैंने आपको बताया कि पद्धति वो दो होती है, एक आगमनात्मक एक निगमनात्मक। आगमनात्मक के अंतर्गत पहले जो भी तथ्य हैं आंकड़े हैं उनका विश्लेषण होता है, उसके बाद में नियम तैयार होते हैं, और निगमनात्मक नियम पहले तैयार होते हैं और विश्लेषण बाद में होता है। तो प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का सहारा लिया था। परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? तो अध्ययन पद्धतियाँ हैं ऐतिहासिक, दार्शनिक, तुलनात्मक और कानूनी। ये चार प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत। आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ किस विद्वान से माना जाता है और उसकी पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो विद्यार्थियों, आधुनिक दृष्टिकोण का जो प्रारंभ है ये विद्वान है चार्ल्स मेरियम। थोड़ा यहाँ से मिसप्रिंट हो गया, चार्ल्स मेरियम है ये। इस विद्वान से आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ माना जाता है। तो चार्ल्स मेरियम है ये आधुनिक दृष्टिकोण का ये मान लीजिए प्रमुख रूप से प्रतिपादक है, और उनकी जो पुस्तक है वह है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, यानी यह पुस्तक इन्होंने लिखी थी। तो आधुनिक दृष्टिकोण का जो प्रारंभ है यह चार्ल्स मेरियम नामक विद्वान से इसकी शुरुआत मानी जाती है, और उसकी पुस्तक का नाम है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन का क्या अर्थ है? जब शोधकर्ता अपने अध्ययन में नैतिकता, परंपरागत मूल्यों और अपने निजी अनुभव को अलग रखता है तो वह अध्ययन मूल्य निरपेक्ष अध्ययन कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो मूल्य हैं, नैतिकता है, अपना जो निजी अनुभव है, उसको अलग रख करके जो अध्ययन होता है उसको हमें मूल्य निरपेक्ष अध्ययन कहते हैं। कहने का मतलब कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के अंतर्गत व्यक्ति की जो निजी भावनाएं हैं, उसके जो निजी विचार हैं, उसको अलग रख करके अध्ययन होता है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों से ज़्यादा शीर्षक पर खेद होता है, यह कथन किसका है? यानी यह जो प्रश्न है इसमें राजनीति विज्ञान के शीर्षक के ऊपर सस्पेंस से संदेह व्यक्त किया गया है। तो ये जो कथन है ये है मेटलैंड का, यानी मेटलैंड ने यह कहा कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों से ज़्यादा शीर्षक पर खेद होता है, यह कथन है मेटलैंड का। तो विद्यार्थियों, ये 17 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने अध्याय 1 से अलग किए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से मैंने इन प्रश्नों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है जो मैंने आज की इस वीडियो में बताए हैं ये आपके लिए परीक्षा के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत।